होता है। लेकिन मोल के मतलब के अलावा मोल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को आपको ध्यान से समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। कई आप में से कई लोगों को याद रहती है, लेकिन कई लोगों को याद नहीं होती। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं एक मोल की, व्हाट इज वन मोल? सो वन मोल क्या है? वन मोल इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी या फिर मास बोल दो, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस which contains as many particles बोल दो या फिर entities बोल दो as present in, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 12 ग्राम कार्बन एटम, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया फिर से कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितने एटम्स मिलेंगे, 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम्स मिलेंगे, उस क्वांटिटी को हमने वन मोल बोल दिया है। और कैलकुलेट करने पर ही जो नंबर ऑफ एटम्स मिले, सो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12 जो है वो आते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ध्यान देना, हम एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट और नंबर में क्या फर्क है? अगर मैं आपसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बात करूं तो उसकी वैल्यू भी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होती है। लेकिन कांस्टेंट की क्या होती है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यूनिट होती है। इसकी यूनिट होती है पर मोल। क्या होती है? ये इसकी यूनिट होती है। एवोगैड्रोस नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन एवोगैड्रोस कांस्टेंट की क्या होती है? यूनिट होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी वैल्यू दोनों की क्या होती है? सेम। और ये आप जानते हो, इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बात क्या है, बात इतनी सी है कि ये डिफाइन करने का रीजन ये कि जब यहां पर कुछ बदला, तो मोल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उस पर क्वेश्चन की फॉर्म में बात करते हैं इससे कि इफ 1/6 is taken as standard instead of 1/12, then the number of particles, then the number of atoms in 12 ग्राम कार्बन will be, या ऐसा बोल दो, the number of atoms in 1 mole will be। आपको अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ Na देना है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। कई लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, डेफिनेशन रटते हैं और आगे चले जाते हैं। देखो, अगर आप डेफिनेशन समझते नहीं हो तो उसको रटने का, उसको याद रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मैं देखो शुरू से आपसे कह रहा हूं, आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है। आपको वो जो लाइन लिखी गई है, देखो अब पढ़ने का यही तरीका है। अगर आप जेईई पे टारगेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कुछ फॉर्मुलेस याद करके, कुछ डेफिनेशन याद करके आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपको क्या करना है, आपने पेज बोर्ड पे जितनी लाइनें लिखी हुई है, आपके पेपर कॉपी के ऊपर जितनी लाइनें लिखी हुई है, क्या वो लाइनें आपको समझ में आती है? नहीं आती तो उस पर काम करो। 11th क्लास में आपके पास यही टाइम होता है, आपको यही आदत, यही टेंडेंसी बनानी है, तब जाके आप 12th क्लास में बहुत फास्ट मूव करोगे। 11th में टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो जो कॉपीज के ऊपर आपने लाइन्स लिखी हैं, उन लाइन्स पे काम करो, हर एक लाइन को खुद को समझाओ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस लाइन का मैं आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो आप यहां से समझोगे। 1/6 is taken as standard instead of 1/12, then the number of atoms in 1 mole will be। अभी कह रहा है कि आपने 1/6 को स्टैंडर्ड बना दिया 1/12 की जगह। तो आप देखो, जैसे 1/6 स्टैंडर्ड बनेगा, if 1/6 is taken as standard, तो बताओ इससे किस पे फर्क पड़ेगा? then the new atomic मास ऑफ कार्बन। अब आप देखो, मैंने फॉर्मूला सिखाया था रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का। कब? जब हम ऊपर लिखते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम। याद है ऐसा किया था हमने? डिवाइडेड बाय, इसको किससे कंपेयर करते हैं? 1/12
इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बोला ऐसा किया था। अब आप 1/12 की जगह 1/6 करना चाहते हो तो कर दो। हम 1/12 को क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू 1/6 बोलो लिख सकते हैं। तो ये कार्बन का नया एटॉमिक मास हो जाएगा। तो आप देखो जो कार्बन का नया एटॉमिक मास है वो पुराने का हाफ होगा, यानी कार्बन का नया एटॉमिक मास हो जाएगा 6। बोलो यहां तक आपको कहानी समझ में आती है। तो जैसे आपने अपना स्टैंडर्ड बदला, यहां पर क्या हुआ, कार्बन का एटॉमिक मास बदल गया। अब कार्बन का एटॉमिक मास बदलने से क्या होगा, समझो पहले पुरानी डेफिनेशन से अगर हम बात करें, ओल्ड कन्वेंशन से, तो हमने सीखा था कि 12 ग्राम ऑफ अगर आप कार्बन ले लो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, उसमें आपके पास Na एटम्स होते हैं और यही आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। बोलो समझ में आ रहा है। अब क्या हो गया है, ये तब था जब इसका एटॉमिक मास 12 था। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया, 6 हो गया है। नाउ न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 6 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन 6 हो गया यहां पे, विल कंटेन Na एटम्स। आधा हो गया ना मास, मतलब 12 ग्राम में डबल हो जाएगा, ऐसे लिख लो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 की जगह अब कार्बन 6 हो गया है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 6 विल कंटेन डबल द नंबर ऑफ एटम्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। भाई उसका मास तो 12 ग्राम ही रहा ना, उसका मास तो 12 ग्राम ही रहा, 1 मोल, 1 मोल का मतलब वही 12 ग्राम, लेकिन अब उसका एटॉमिक मास 6 हो गया है। तो जहां पहले 12 ग्राम के रिस्पेक्ट में 12 ग्राम में 1 मोल था, भाई 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल था, अब 12 ग्राम कार्बन में 2 मोल हो जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2Na। दैट मीन्स Na की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, डबल हो चुकी है। अगर ये 1/4 हो गया होता तो Na की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई होती। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ये आपको डील करना आना चाहिए। हाँ, वैल्यू 1/6 करने से एटॉमिक मास बदलता है, बिल्कुल बदलता है। एटॉमिक मास बदलने के साथ साथ मोल की डेफिनेशन भी क्या होगी, बदल जाएगी। यानी Na की वैल्यू, Na की जगह वो कितना हो जाएगा, 2Na। यानी अब 1 मोल में 2Na पार्टिकल्स होंगे। जहां पहले 1 मोल में Na पार्टिकल्स थे, अब 1 मोल में क्या हो जाएंगे, 2Na पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसका यूज हम करेंगे, ये आपको समझ में आएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई ना, चलो ये चीज समझ में आ गई तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि मैं आपको मोलर मास सिखा चुका हूं। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं यहां से आगे, इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन AEEE में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके पास। क्वेश्चन ये है कि इफ 1/6 is taken as standard instead of 1/12, then the new molar mass of oxygen will be। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने 1/12 की जगह 1/6 को स्टैंडर्ड यूज कर लिया है तो ऑक्सीजन का नया मोलर मास क्या होगा। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर आप में से कई लोग गच्चा खा जाएंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। हाँ, 1/12 की जगह 1/6 स्टैंडर्ड लेने पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो बदलेगा, वो हम देख चुके हैं। तो देखो अभी हमने डिस्कस भी किया था, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नया एटॉमिक मास जो होगा, न्यू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, न्यू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो पुराने का आधा हो जाएगा। जैसा आपने भी देखा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन आपने अभी भी प्रूव किया कि होगा क्या, नंबर ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स, जो भी आप बोलना चाहो, इन 1 मोल जो है वो भी अब क्या होगी, Na की जगह 2Na हो जाएगी। बोले आपको बात समझ में आ रही है। ये आपको पता है कि पुराना मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है। बोले आपको पता है। अब अगर आपको नया मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का, तो बताओ नया मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो आप देखो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, या न्यू भी लिख लो उसके आगे, कोई दिक्कत नहीं। न्यू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है, तो बताओ किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास।
तो ऑक्सीजन का नया एटॉमिक मास कितना है 8 AMU इनटू, हाँ, एक मोल में कितने पार्टिकल्स, तो इस बार एक मोल में 2 Na पार्टिकल्स हो चुके हैं। देखो 8 2 16 और AMU इंटू Na तो 1 ग्राम होता है। तो देखो ऑक्सीजन का मोलर मास अब भी कितना रहेगा 16 ग्राम रहेगा। तो ये आप समझो, आप इसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने पिछले पेज पर ये डेफिनेशन नहीं समझी है। हाँ, 1/12 की जगह 1/6 लेने पर क्या होगा, 1/12 की जगह 1/6 लेने पर ये होगा कि वहां पर क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू डबल हो जाएगी। एटॉमिक मास हाफ हुआ, Na की वैल्यू डबल हुई, तो मोलर मास अब भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो एक्सट्रैक्ट कहानी का ये है, समरी कहानी की ये है कि एटॉमिक स्केल पर वैल्यू बदलने पर एटॉमिक मास बदलेगा, हाँ बदलेगा, मोल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे, लेकिन मोलर मास चेंज नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। मोल मैं आपको पहले बता चुका हूं, मोल सिर्फ एक नंबर है, जिस चीज के आगे आपने मोल लगा दिया वो इस Na एवोगैड्रो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला एक मोल पेन, तो वो कितने पेन बन जाएंगे, Na पेन्स बन जाएंगे। एक मोल फैंस, Na फैंस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। चलिए पॉइंट क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं बेसिक मोल्स कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो अब डालें नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अब देखो, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, हम सारे फॉर्मूलेस बनाया करेंगे, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है इसलिए। ठीक है, चलिए तो देखें, अगर आपने देखा मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास, तो मोलर मास होता है, हमने सीख लिया है, मोलर मास इज बेसिकली द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स, सीखा ना। तो ये होता है मोलर मास। ठीक है भाई, तो मान लो कि सब्सटेंस का मोलर मास m है, इसका मतलब ये हो गया अगर किसी का मोलर मास m है, जैसे मान लो लेट मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस बी m ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि m ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है वो बताओ 1 मोल के बराबर होगा नहीं होगा। मोलर मास 1 मोल का मास है, तो अगर मान लो कि सब्सटेंस का मोलर मास m ग्राम है, दैट मींस उसके m ग्राम का मतलब 1 मोल। जैसे मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन के 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल O ऑक्सीजन एटम के बराबर है। मैं आपसे बोलूं 18 ग्राम H2O, तो भाई 18 ग्राम H2O का मोलर मास है, तो 18 ग्राम H2O 1 मोल के बराबर है। इसी तरह 100 ग्राम CaCO3 भी 1 मोल के बराबर है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास मोलर मास के बराबर मास है तो वो 1 मोल के बराबर है। तो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 मोल के बराबर है, तो बताओ 1 ग्राम सब्सटेंस जो होगा, 1 ग्राम सब्सटेंस वो किसके बराबर होगा, 1/m मोल्स के। अब ये यूनिटरी मेथड है, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, मैथ्स में नहीं आती, केमिस्ट्री में आती है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूनिटरी मेथड में, अगर आपको ठीक से नहीं आता है। बाकी मैं बता दूं ये क्या है, ये ऐसा है कि भैया 50 पेन जो हैं वो 1000 रुपए के हैं। बताओ एक पेन कितने का होगा। हाँ, कैसे किया आपने, 1000 को किससे डिवाइड कर दिया है, 50 से। देखो मैंने भी वही किया है, m ग्राम 1 मोल के बराबर, तो बताओ 1 ग्राम किसके बराबर होगा, m मोल के बराबर। अब आपके पास मान लो आपको 4 पेन की कीमत निकालनी है, तो बताओ 4 पेन किसके बराबर हो जाएंगे, 1000/50 × 4। बोलो कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस के W ग्राम है, तो बताओ W ग्राम सब्सटेंस किसके बराबर हो जाएगा, W/m मोल्स के। तो यहां से हमारे पास अपना पहला फॉर्मूला आएगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको ये सब समझना है, याद नहीं रखना है, खुद कर सकते हो आप। अब देखो यहां से हमारे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सब्सटेंस का मास, जिसे हम बोलते हैं गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखना, जो भी आप सब्सटेंस का मास रख रहे हो वो ग्राम में होना चाहिए। मैं कलर चेंज इसीलिए कर रहा हूं, हाईलाइट रहे, इन ग्राम। क्यों, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है, मैं आप हर एक बारीक से बारीक चीज के बारे में आपसे बात करूंगा, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कई लोग मास और मोलर मास में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये हटा दूं ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो मान लो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास
50 ग्राम CaCO3। तो भाई मोलर मास आप कंपाउंड की शक्ल देखकर निकाल दो। 50 ग्राम ये तो क्या है, सब्सटेंस का मास है, मास। और CaCO3 इसका आप निकालो मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। यूनिट होती है ग्राम पर मोल मोलर मास की, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। तो कई जगह आपको ग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगह ग्राम पर मोल भी लिखा हुआ मिल सकता है। डरना मत, चिंता मत करना, ठीक है। तो अब अगर एक चीज हमने सीख ली कि अगर मुझे किसी सब्सटेंस का मास पता है तो मैं उसके मोल्स निकाल सकता हूं। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे मत याद रखो, नहीं तो लिख लिया हो गया, जाने दो। आपको फॉर्मूला याद रखना है कुछ इस तरीके से, ऐसे कि अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का मास है, मास, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है, मास, और आपको सब्सटेंस के मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स। तो देखो आप क्या करने वाले हो, अगर आपको सब्सटेंस का मास पता है और आपको उसके मोल्स निकालने हैं, तो आप उसे डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से। और अगर आपके पास उसका मास मोल्स है और मोल्स से आपको मास निकालना है, तो आप इनटू क्या कर दोगे, मोलर मास। ये चीज आप जरूर 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 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना है, फॉर्मूला ऐसे रखना है, मास से मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय मोलर मास करोगे, और मोल्स से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करोगे। अब अगर आपने ये चीज सीख ली तो देखो, मान लो मैं आपसे बोलता हूं 8.8 ग्राम CO2, बताओ इसमें मोल्स कितने होंगे। तो भाई ये मास है ना, मास से मोल्स निकालने के लिए हाँ डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे। तो CO2 का मोलर मास निकालो, 12 + 32 44। धीरे धीरे आप बहुत फास्ट हो जाओगे सब चीजों के अंदर। तो देखो मोल्स कितने हो गए, मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो आंसर आ गया 0.2। आ गया ना, आ गया ना। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 5 मोल H2SO4 है, 5 मोल H2SO4, भैया इसका मास बता दो। अरे अभी बता देते हैं, यह है मोल्स। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू मोलर मास। तो मोल्स इनटू H2SO4 का मोलर मास निकालो, 98 ग्राम आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 45 और 4 490 ग्राम्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, मास दिया है, मोल्स निकालना है। आपको मोल्स क्यों निकालना है, क्योंकि देखो अभी आप आगे देखोगे आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, कुछ भी निकालना है तो पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स आपको नंबर ऑफ यूनिट्स देते हैं। तो मैं आपसे बात करूं, मेरे पास ये 0.2 मोल CO2 आया, तो 0.2 मोल CO2 से मैं क्या कर सकता हूं, अब CO2 के नंबर निकाल सकता हूं। 0.2 मोल CO2 का मतलब क्या है, 0.2 मोल CO2, 0.2, बताओ एक मोल में कितने CO2 होंगे, Na 6.023 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास इनको मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, तो ये बन जाएगा 1.2046 इंटू 10⁻23। CO2 की यूनिट्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे यहां से नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब आपको दिख रहा है, एक बार आपको नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स मिल गया तो उसमें आप कार्बन एटम निकाल सकते हो, आप उसमें ऑक्सीजन एटम, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। वो भी मैं आपको भी निकालना सिखाऊंगा, बिल्कुल एक अलग तरीका बताऊंगा, उससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। बट पहले आप चीजों को समझें। मोल्स निकालना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल जो है वो केमिस्ट्री की बेसिक काउंटिंग यूनिट है। हम हर चीज का अमाउंट जो है वो मोल्स में निकालते हैं। मास की जगह हम केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, मोल्स। इसलिए आपको हर क्वांटिटी को मोल से रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो हमने सबसे पहला काम कर लिया, मास को मोल से रिलेट कर लिया, और ये आपको पहले से भी आता है। मुझे पता है, बोलो सर आता आता आगे चलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, चीजें समझो। अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं। कई बार हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होते हैं, क्योंकि देखो हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स के। एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं लिख दूं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ये किसके इक्वल होते हैं, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। एक्चुअली हम उसके मोलर मास के बराबर मास में एटम्स निकालते हैं, तो हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोल देते हैं। तो इसे आप ध्यान रखना
कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर मैं आसान लिखूं 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, यहां से आपका एक बहुत बेसिक और बड़ा डाउट क्लियर होगा। कई लोगों के मन में डाउट आता है सर नाइट्रोजन को N लूं या N2 लूं, ऑक्सीजन को O लूं या O2 लूं, हाइड्रोजन को H लूं या H2 लूं। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में छुपा हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां इसने लिखा है 5 ग्राम एटम, बताओ एटम किसके लिए यूज करेगा? एटम के लिए तो यूज करेगा। तो 5 ग्राम एटम्स, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ये आपसे पहली बात तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मोल्स के बराबर हो गए, तो ये आपसे 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स की बात कर। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको लैंग्वेज से खुद उठाना आना चाहिए। बोलो समझ रहे हो मेरी बात को? यह लिखा है 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, बोल तो दिया भाई मॉलिक्यूल्स है, क्या बोला है? इसका मतलब आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल है। अच्छा चलो अब आगे बताओ मुझे, क्या मुझे बता सकते हो उसमें नाइट्रोजन एटम कितने हैं? हाँ दिख रहा है ना, एक में 2 हैं तो 5 में कितने होंगे? 10 मोल नाइट्रोजन एटम्स। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में कि एटम है, ऐसे मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन है, ऐसे बोल दिया मैंने, और कुछ नहीं बताया। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर आप इसे 5 मोल N2 ही बोलोगे, वो फिर फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़कर आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो फिर आप डायरेक्टली 5 मोल N2 बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो टर्म है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये आपके लिए समझना, रटना नहीं है ना, समझो। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोला है मतलब नंबर ऑफ मोल्स बोला है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला है मतलब आपसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, वो जो मोल्स हैं वो उन मॉलिक्यूल्स के होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं यहीं पे, क्वेश्चन इज कि what mass of oxygen gas will contain, let's say 4 gram molecules of oxygen? ट्राई करो, हो गया? चलिए तो देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विल कंटेन 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ, दिख रहा है आपको, देखो 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके पास 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो बताओ इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आपके पास 4 मोल O2 है, और 4 मोल O2 का अगर आपको मास निकालना है तो भाई मोल से मास निकालने के लिए इनटू मोलर मास 32, आंसर कितना आ गया 128 ग्राम। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज को समझें, लैंग्वेज को सीखें और आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी कैटेगरी मेरे पास एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको कई लोग सही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो या फिर नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द मास ऑफ, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया वो सब इसमें यूज आएगा, अभी तक का मतलब अभी तक के लेक्चर में जो भी कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो द मास ऑफ एन एटम of an element X is, let's say मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी है कुछ चलो हम ले लेते हैं 3.5 इंटू 10 to the power minus 23 ग्राम। then calculate the number of gram atoms in 42 kilograms of it, ठीक है। तो आपके पास एक अननोन एलिमेंट है X, उसके एक एटम का मास आपको दिया है इतना, और आपको उसके 42 किलोग्राम में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं। आप चाहें तो उसको एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए देखो ध्यान से, समझना क्या है आपको। सबसे पहले क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी बेसिकली आपसे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस एलिमेंट एक्स पूछा गया है। पता नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास, मतलब बेसिकली मास से, अगर आप मास दिया ना ये 42 kg, मास से अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मास डिवाइड बाय क्या कर दोगे, मोलर मास। ये हमने सीख लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया मोलर मास हमेशा हम ग्राम में लिखते, तो जो मास है ये भी ग्राम में होना चाहिए, तो ये होगा 42,000 ग्राम्स। तो कुछ लोगों ने 42 ही यूज किया होगा, तो पहले तो आप समझें हर एक स्टेप क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 42,000 ग्राम आपके पास है डिवाइड बाय मोलर मास। अब इस एलिमेंट का मोलर मास निकालना आपको, तो मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूं। किसी भी चीज का अगर आपको मोलर मास निकालना तो उसके एक एटम का, एक यूनिट का मास लिखो। देखो एक एटम का मास दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो उसको 6 ले लेते हैं। ये गया, ध्यान से देखो 42,000 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 6, तो 6 5 30 03 18 and 3 21, ये आ जाएगा 21। तो कितना आ गया 21 2 40, आपको 2000 मोल्स यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो क्वेश्चन को पूछने का ये एक अलग तरीका है। बाकी सब कुछ सेम ही, वही आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, लेकिन यहां आपको कंपाउंड की शक्ल नहीं पता। यहां पे एक अननोन एलिमेंट दिया हुआ है, तो ठीक है, हमें उसके एक एटम का मास पता है, उससे हमने मोलर मास निकाल लिया। फिर से फॉर्मूला लगा के हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला बेसिक फॉर्मूला है जिससे आपको मोल्स वगैरह कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से इससे आपको खेलना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, मास दिया है, मोल्स निकालने हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स दिए हैं, मास निकालना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हम इसको आगे तक यूज करते रहेंगे। जो इसमें बेसिक वेरिएशंस आ सकते थे वो सब मैंने आपको कवर करवा दिए। चलते हैं आगे, अपने सेकंड फॉर्मूले को डिराइव करने चलते हैं। तो ध्यान से देखें आप, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जगह ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। अगला है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान से देखना, एक नया फॉर्मूला, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, मुझे पूरा पता है, बट हम तो शुरू से डिराइव करेंगे। भाई आपने सीखा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपके पास Na यूनिट्स हैं या फिर Na पार्टिकल्स हैं। जो Na पार्टिकल्स हैं ये मिलकर उस सब्सटेंस का एक मोल बनाते हैं। Na पार्टिकल्स मिलकर उस सब्सटेंस का एक मोल बनाते हैं। तो मैं इसे एक मोल सब्सटेंस लिख रहा हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे पार्टिकल टर्म यूज किया है, तो पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये एक यूनिट है। Na क्वांटिटीज, Na एंटिटीज हो गई तो वो एक मोल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास Na पार्टिकल्स एक मोल के बराबर हैं तो बताओ एक पार्टिकल कितने मोल्स के बराबर हो जाएगा? हाँ सिंपल, 1/Na मोल्स के। अरे वाह, अगर एक पार्टिकल 1/Na मोल्स के बराबर है तो लेट्स से मान लो आपके पास n पार्टिकल्स हैं, तो बताओ ये n पार्टिकल्स किसके बराबर हो जाएंगे? n/Na मोल्स के होंगे। तो देखो यहां से मुझे एक और फॉर्मूला नजर आ रहा है। क्या है फॉर्मूला? कि अगर आपको किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और आपको उसके पार्टिकल्स पता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पता है, तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे लिखोगे ऊपर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दोगे उसको Na से। तो ये हो गया फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला हमें ऐसे याद नहीं रखना है, हमने जैसे वो किया था वैसे याद रखेंगे कि अगर आपके पास मोल्स हैं और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप ये देख लो आप किससे क्या निकालना चाहते हो। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालना चाहते हो तो आपको डिवाइड बाय Na करना है, और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हो तो आपको इनटू Na करना है। सिंपल है। तो अगर किसी के नंबर ऑफ आपको पार्टिकल्स पता है, उससे आप मोल्स निकालना चाहते हो तो उसे आप डिवाइड बाय Na कर दो। मोल्स से अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हो तो आप उसे मल्टीप्लाई बाय Na भी कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और कई स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक बेसिक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं इसके साथ और देखते हैं हम कैसे इसके अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो देखो पहले तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट
मोल्स इन, देखो फर्स्ट, और 1.2046 into 10 to the power 25 atoms of oxygen। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं कि 0.05 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। बेसिक, पहले तो मोल्स निकालना सीख लें। तो देख लो भाई, ये रहे ऑक्सीजन एटम्स, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिए हैं, तो यहां से जब डिवाइड करोगे Na से तो मोल्स भी किसके निकलेंगे, हाँ ऑक्सीजन एटम। ये आपके लिए समझना जरूरी है। कुछ लोग ऑक्सीजन एटम के मोल्स को डिवाइड करके उससे O2 के मोल्स निकाल देंगे, भैया ये चमत्कार थोड़ी ना हो रहा है। ऑक्सीजन एटम्स के नंबर दिए तो मोल्स भी किसके निकलेंगे। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको ऑक्सीजन एटम्स दिए नंबर, तो मोल्स भी ऑक्सीजन एटम्स के आएंगे। तो ये लिखना हमेशा, आप जब भी कैलकुलेट करो ये आदत डालो, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो यहां से आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपको हर बार क्लैरिटी आएगी कि आप किसके मोल्स लिख रहे हो। तो देखो यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके बराबर हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1.204 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय Na 6.023, ये 6 है, इंटू 10 टू द पावर 23। देखो ये इसको 0.2 टाइम्स कैंसिल करेगा, यहां से 100 बचेगा, 100 इंटू 0.2 आपको 20 मोल्स मिल जाएगा। अब आप देखो कहानी यहीं पे नहीं रुकेगी, ये 20 मोल्स क्या मिल गए आपको, ऑक्सीजन एटम्स। अब मान लो मैं आपसे यहां बोलता कि बताओ मास कितना होगा, अरे मोल्स आ गए ना, तो अभी भी सीखा था, बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए करते हैं, इंटू मोलर मास। तो अगर आप इसका मास निकालना चाहते हो तो 20 इंटू, बताओ ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, इसका मास आ जाएगा 320 ग्राम। अगर आपसे मास कैलकुलेट करवा ले तो करवाएगा वो, तो भी हम देखेंगे क्वेश्चंस। दो फॉर्मूले आएगा ना मोल के, एक मास से एक नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों को रिलेट तो करना ही करना है, कर रहे हैं हम साथ साथ में। यहां देखो आपके पास 0.05 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, Na का मतलब होता है 1 मोल, तो 0.05 Na का मतलब क्या हो गया, 0.05 मोल। ये आप देख लो, ये रहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिवाइड बाय Na कर दो तो आपको वाटर के मोल्स। अब मान लो आपको इसका मास निकालना होता तो निकाल देते हैं, 0.05 मोल H2O, देखो इसमें कितना हो गया 0.05 इंटू उसका मोलर मास 18, तो आंसर आपको मिल जाएगा 90 ग्राम मिलता। पर देखो पॉइंट है, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन तो अब आपको आती है इतनी तैयार, है ना, मेरी जरूरत थोड़ी ना, तो मिल जाएगा 0.9 ग्राम। तो पहले बेसिक फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एटम्स दिए थे, आपसे उसका मास पूछ लिया, पर इसमें जो आती है ना चीज, वो आती है गिवन मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब कैलकुलेट करना। तो वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेडिंग डालें इसमें आप नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मास। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल हिसाब है, बनी का हिसाब है। ठीक है, वही आपको करना है, बट आप समझें, कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है, कभी नहीं होगा आज के बाद। यहां पर क्या होगा, आपने भी दो चीजें देख ली है, एक तो आपने मास से मोल्स निकालना सीख लिया है, और एक आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना सीख लिया है। तो अब आप इन दोनों फॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं आपको मास ऑफ सब्सटेंस दूंगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस से पहले आप मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालोगे ऑन डिवाइडिंग बाय मोलर मास, और फिर मोल्स से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद Na। बट कुछ लोग इसी को रट के बैठ जाते हैं, नहीं, रटना नहीं है इसको, ठीक है, इसको रटना नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकता है। अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है, क्या यूज करना है, कॉमन सेंस और यूनिटरी मेथड। ठीक है, ध्यान से देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज समझते हो आप, ग्लूकोज इज C6H12O6 है, ठीक है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, पहले मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 पिंक बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। ये इस एक बॉक्स की कहानी है।
है। अब मान लो एक बॉक्स का, चलो मास वास तो छोड़ते हैं, चलो लेते हैं एक बॉक्स का मास जो है वो 50 ग्राम है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बड़ा पैकेज लाया हूं, इस पैकेज का जो मास है वो 50 kg है। आपको इसमें नंबर ऑफ व्हाइट, ग्रीन और रेड बॉल्स निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हो? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम तो इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं ना। 50 किलो का मतलब कितना हो गया? 50,000 ग्राम। तो 50 ग्राम का एक बॉक्स है, तो भैया मेरे पास 1000 बॉक्स हो गए, है ना। अब एक बॉक्स में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, तो मेरे पास 4000 तो व्हाइट बॉल्स हो गई, मेरे पास 2000 ग्रीन बॉल्स हैं, और रेड लिख दिया पिंक को मैंने, 3000 पिंक बॉल्स हैं। क्या इसमें डाउट है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता इसमें डाउट, है ना। यही काम करना है। अब मेरी बात समझो, यहां पर हम जो भी कुछ करने वाले हैं वो सब यही है। आपको बॉक्स का टोटल मास दिया होगा, जितने बॉक्सेस है सबका, तो पहले आपको एक बॉक्स के मास से नंबर ऑफ बॉक्स निकालने, फिर आपको ये देखना होगा कि एक बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं या कितनी चीजें हैं, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो जैसे यहां ये एक बॉक्स है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक बॉक्स है, तो इस एक बॉक्स में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है मेरे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, है ना, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। बोलो है या नहीं है? ये इस एक मॉलिक्यूल की कहानी है। अब अगर आपके पास लेट्स से मैं बोलूं 50 मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ अगर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हैं तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? हाँ 300 होंगे ना। कैसे किया? कुछ नहीं, एक में 6 हैं तो 50 में कितने होंगे? 6 × 50 यानी 300। सही आ रहा है ना? बताओ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 600, और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? फिर से 300। बस यही काम करना होता है ना। अब वो Na वाला टर्म आ जाता है, मतलब मैं आपसे बोल दूं मेरे पास 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, तो 0.1 Na में कितने हो जाएंगे? कुछ नहीं, जितने एक में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएंगे 0.6 Na कार्बन, यहां हो जाएंगे 1.2 Na हाइड्रोजन, और यहां हो जाएंगे 0.6 Na ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको ये कहानी बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। जो लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं है वो यहां से देख लें और फिर यूज करते करते आप सीखें। पहले मैं आपको ये बेसिक मेथड सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक और अच्छा मेथड सिखाऊंगा जिससे आप इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बट लेकिन पहले आप इसे समझो, क्योंकि सबसे कन्वेंशनल मेथड है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिखता है? चलिए दिखता है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of each type in 68.4 ग्राम शुगर। ठीक है, आपको शुगर के कितने 68.4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालना है। ईच टाइप भी निकालना है और टोटल भी निकालना है। देखो दो लैंग्वेज होती है, एक तो मैं बोल दूं यहां पर सिर्फ कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब तो है, सॉरी एक सेकंड दे मुझे, तो नंबर ऑफ एटम्स को दिखना ही बंद हो गया है, लाहौल बिला कुव्वत। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब आपको सारे एटम्स निकालने, टोटल एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप का मतलब आपको हर तरह का एक एटम निकालना है। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। क्वांटिटी देखो क्या दिया है, मास। शुगर होती है C12H22O11। ध्यान रखना, इसे शुगर, इसे केन शुगर, इसे सुक्रोज कुछ भी बोल सकते हैं, शुगर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग सुक्रोज भी बोल देते हैं। कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, सबका मतलब एक ही है। अब देखो वही पिछला बॉक्स वाला केस है, अभी आपके पास शुगर एक बॉक्स की तरह काम कर रहा है, और इस एक बॉक्स के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 मॉलिक्यूल यानी 1 बॉक्स ऑफ शुगर की बात करूं, C12H22O11, तो इसमें 12 कार्बन एटम्स हैं, इसमें 22 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इसमें 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। दिख रहा है? अब आप ये पता करो आपके पास कितने बॉक्सेस हैं। इतना मास दिया है बॉक्सेस का। अगर हम एक बॉक्स का मास देखें, एक बॉक्स मतलब इस शुगर का मोलर मास, क्या देखें, शुगर का अगर हम मोलर मास देखें तो देखो शुगर का मोलर मास कैलकुलेट करो, इसका मोलर मास आएगा
342 ग्राम। तो यहां से आप पहले शुगर के मोल्स निकालोगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं मोल्स? क्योंकि मोल्स से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ये समझो, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स को कि सर मास से आपने मोल्स क्यों निकाला। भाई मुझे चाहिए नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है पता है। अगर मुझे कहीं से नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स पता लग जाए तो मुझे सिर्फ उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। मुझे मास पता है, मास से मैं क्या कर सकता हूं, शुगर के मोल्स निकाल सकता हूं। तो मोल्स ऑफ शुगर कितना आ गया, इसका मास 68.4 डिवाइडेड बाय 342। तो देखो मुझे 0.2 मोल शुगर मिल जाएगी। मिल गई ना। अब तो शुगर एटम है या मॉलिक्यूल है, यहां भी कई लोगों को दिक्कत है। लोग क्या अब यहां सीधा Na से मल्टीप्लाई करते हैं। अबे नहीं, बताओ शुगर एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अगर आपके पास 0.2 मोल शुगर है तो यहां से आपको नंबर ऑफ शुगर, शुगर बोले तो C12H22O11 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 0.2 Na। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मोल्स मॉलिक्यूल्स के हैं तो Na से मल्टीप्लाई करने पर आपको नंबर भी क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स का मिलेगा। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मॉलिक्यूल के नंबर को मल्टीप्लाई किया Na से और आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल गए डायरेक्टली। यहीं पे कई लोग गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। अब आप देखो ये चीज आपको दिख गई है, इसे उठा के यहां रखो। तो एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके पास है 0.2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर C12H22O11। तो देखो एक में 12 है ना, तो 0.2 Na में कितने होंगे, 12 इंटू 0.2 Na, दैट इज 2.4 Na कार्बन एटम्स। 22 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 4.4 Na हाइड्रोजन एटम्स और 2.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। अब ये तो आ गए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। अगर आप सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगी। हो गया ना। तो बस अब आपको ना प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर, फिर मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा, उससे आप और तेज मूव कर सकते हो। चलिए तो एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से ट्राई कर लें क्वेश्चंस को। वही काम करना है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन, फर्स्ट लेट्स से हम ले लेते हैं 19.6 ग्राम H3PO4। सेकंड आप ले लो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। नेक्स्ट आपके पास है लेट्स से 9.8 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूल्स। चलिए इन तीनों को आप ट्राई करें, फटाफट से इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें। चलिए तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को और आपके आंसर्स भी आ गए होंगे। तो देखो 19.6 ग्राम H3PO4, सबसे पहले आप इसके मोल्स निकालो। तो 19.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आएगा 98। तो यहां से आपको मिल जाएंगे इसके 0.2 मोल। बहुत आसान है, 0.2 मोल H3PO4 मिल गया ना। अब बताओ H3PO4 मॉलिक्यूल है, जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे 0.2 Na H3PO4 मॉलिक्यूल्स। मिल गए। अब आप देखो एक H3PO4 में कितने हैं, 3। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, एक में 3 है, इतने में कितने होंगे, 3 इंटू 0.2 Na यानी 0.6 Na हाइड्रोजन एटम्स आ गए। आपके पास 0.2 Na फॉस्फोर एटम्स आ गए और आपके पास 4 इंटू 0.2 0.8 Na ऑक्सीजन एटम्स आ गए। और इन सबको जोड़ दो तो आपके पास टोटल 1.6 Na एटम्स। कर सकते हो। अगला केस देखो, अगला और इंटरेस्टिंग है।
इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आपका, इसलिए मैंने दोनों दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 5 मोल H2SO4, जबकि इसका ये मतलब नहीं हुआ, ये है 9.8 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस है दोनों में, ये 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स है और ये 9.8 ग्राम H2SO4 मॉलिक्यूल, मतलब ये H2SO4 मॉलिक्यूल्स का मास है, तो 9.8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 98, कितना हो गया 0.1 मोल H2SO4। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस और ये आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो 5 मोल का मतलब कितना हो गया 5 Na H2SO4 मॉलिक्यूल्स हो गया। देखो फिर से वही कहानी, एक में 2 है तो 5 Na में कितने हो जाएंगे 10 Na हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक में 1 है तो 5 Na सल्फर होंगे, एक में 4 है तो 20 Na ऑक्सीजन हो गए, सबको जोड़ दो तो आपको 35 Na टोटल एटम्स। यहां भी वही है, अब ये 0.1 आ गया, 0.1 का मतलब कितना हो गया 0.1 Na H2SO4 मॉलिक्यूल। अब फिर से वही कहानी, एक में देखो तो एक में 2 है तो पॉइंट बनने में हो गए 0.2 Na हाइड्रोजन एटम्स, 0.1 Na सल्फर एटम्स एंड 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स। सबको जोड़ दो तो आपके पास आ गया 0.7। कर सकते हो ना। तो लैंग्वेज को बहुत अच्छा, जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन सॉल्व करने में, अभी आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और उसे सही करने की कोशिश करें। अभी ये वो टाइम नहीं है, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, अभी से आप जल्दबाजी करना शुरू कर दोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी सिली मिस्टेक की। 90% लोग जो जेई में सिलेक्ट नहीं होते हैं उनका रीजन होता है कि वो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, अभी वो टाइम नहीं है कि आपको जल्दबाजी मचानी है। बोले दिख गया आपको। अब आप सिर्फ एटम्स नहीं, आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन अब मैं रिवर्स गियर लगाता हूं। अभी मैंने आपको मास दिया था और नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकलवाए, अब मैं आपसे उल्टा काम कर रहा हूं और मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स दूंगा और उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा मास या कुछ और चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन इज की कैलकुलेट, या कैलकुलेट क्यों लिखते हो ऐसे लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट mass of H2SO4 will contain 4.8 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, ठीक है। Na की जो वैल्यू है वो आपको 6 into 10 to the power 23। चलिए देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या फिर नहीं, ट्राई करें। हो गया। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहां आपको रिवर्स गियर लगना है। रिवर्स गियर क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दिए H2SO4 में, तो आपको एग्जैक्ट इसका अपोजिट प्रोसेस करना है। आप देखो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, बताओ क्या हम यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल सकते हैं? चलो अभी मोल्स वाला मेथड मैंने आपको सिखाया नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है ना। तो देखो अभी मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने हैं 4.8 into 10 to the power 23, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं एक H2SO4 मॉलिक्यूल की, 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? देखो आपको 4 ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं, तो जो 4 ऑक्सीजन एटम्स है वो एक H2SO4 मॉलिक्यूल में है। बताओ एक ऑक्सीजन एटम कितने H2SO4 मॉलिक्यूल में होगा? तो भाई 1/4। ओके। अब आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं? आपके पास हैं 4.8 into 10 to the power 23 एटम्स। बताओ 4.8 into 10 to the power 23 एटम्स कितने में होंगे? तो वहां से आपको नंबर मिल जाएगा 1/4 into 4.8 into 10 to the power 20। तो ध्यान से देखो 1.2 आ गया, यानी बेसिकली आपके पास 1.2 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। वैसे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं?
भाई मुझे H2SO4 का मास चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है H2SO4 के मोल्स निकालना। मोल्स इनटू मोलर मास कर दूंगा तो मुझे H2SO4 का मास मिल जाएगा। तो देखो मैं वही काम कर रहा हूं। ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं Na से 6 इंटू 10⁻23 से, तो देखो मुझे 0.2 मोल H2SO4 मिल जाएगा। और 0.2 मोल H2SO4 का मास कितना आएगा? 0.2 इंटू 98 यानी 19.6 ग्राम। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैंने उल्टा काम किया, मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिए गए थे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स से मैंने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स से मोल्स और मोल्स से एटम्स। कुछ लोग मुझसे यहां बोलते हैं कि सर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता ही है, तो मैं सीधा ही एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो ये नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 ग्राम नहीं होता है, ये गलती करते हो। 98 U होता है, 98 U। और 98 U को बदलो ग्राम में तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। वो बिल्कुल सही मेथड है, बस आपको वैल्यू भी सही रखनी है। अगर आपको नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स पता है तो उसको एक H2SO4 के मास से पद मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल। लेकिन एक H2SO4 का मास 98 ग्राम नहीं होगा, 98 AU होगा। खैर ये मेथड हम मतलब ये मान लो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। ये मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया है, ये कन्वेंशनल मेथड है जो सब लोग यूज करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही यूनिक मेथड है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को वर्बली हवा में सॉल्व कर दिया करोगे, लेकिन वो मेथड मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। आज तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को एक्चुअली हम दोबारा करेंगे नेक्स्ट क्लास, जब मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा। वो मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको थोड़े से और छोटे क्वेश्चन देता हूं, या आप खुद से बना लो। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही कोई बुक लेके बैठ जाओ, केमिस्ट्री का गूगल पे सर्च कर लो, कुछ भी आपके मन में आए ऐसे लिख दो कि लेट्स से 20 ग्राम CaCO3, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालो, है ना। आप लिख दो 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO3। ठीक है, तो आज आपको यही करना है, बस मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज आपको, मुझे जरूरत नहीं पढ़ाने की। अभी आप